Okay, so good evening, everyone. I hope my voice is loud and clear. Okay, so I've given you a problem for homework yesterday. I mean, day before yesterday. We'll solve this problem also, but before that, let's start solving this problem because all of you, I have seen that you have attempted this problem, so it would be great if you attempt this problem first. Okay, चलिए इसे start करते हैं. Shown below are three cylindrical gates which restrain water in 2D channel. Which gate experience maximum vertical component, minimum vertical component, maximum horizontal component of the hydrostatic force? Let's determine maximum and minimum of horizontal and vertical everything. Okay. Now, okay, but before that, I think just realized right now that I have not discussed that problem. Okay, first I'll discuss that problem. One more problem. That means one more problem. Then I'll proceed for that. Okay. We'll solve this problem. Just wait. Because yesterday हमारा lecture बीच में रुक गया था ना, because like time was over, तो कुछ concepts मैं बता नहीं पाया था आपको, तो थोड़ा सा मैं अभी और पढ़ा देता हूँ 10-15 मिनट, फिर हम दोनों problems को देखते हैं. ठीक है, तो एक वो flow सही रहेगा मेरी तरफ से. So let me introduce you another problem from my side. So let's say another example I like to introduce. Just a minute, I'll make one. Okay. So let's say that this is the situation. ठीक है, ये गेट है आपका, and we have fluid over here, water, let's say, and of course radius is r, and this is like a semicircle. ठीक है. Now, अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स आप देख रहे थे उसमें और इसमें एक अंतर है. वो अंतर ये है कि अभी तक सारे प्रॉब्लम्स में अगर आप देखें तो जो फोर्स लग रहा था, like this was the force, resultant force, उसका एक ही x और एक ही y था. मतलब जितने भी फोर्सेस थे यहाँ पर, मैं ऐसा कहूं कि सबका x और y सेम था, तो आपने ऐड कर दिया था. बट यहाँ पर अगर आप देखिए तो अगर मुझे इस गेट को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इफ यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, x तो दोनों का सेम है, बट अगर आप यहां देखोगे तो y अलग अलग है. तो ये फर्स्ट और ये सेकंड अलग से. इसलिए हमेशा याद रखिएगा, 2, 3, 4 गेट अगर हो तो हर एक पर पहले आप रिजल्टेंट फोर्स बना दीजिए और देख लीजिए कौन से ऐड हो रहे हैं, कौन से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. तो लेट्स कॉल दिस एज fx1, fx2, fy1, सो पहले x कैलकुलेट कर लेते हैं. x कैलकुलेट करने के लिए सिंपल लॉजिक है कि x है अगर, तो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन, हॉरिजॉन्टल नहीं, इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन में इस एरिया को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि x तो पूरा एक जैसा ही है ना आपका.
आपको आईडी करना है तो आप पूरे को एक गेट मान सकते हो, एक्स के लिए पूरे को एक गेट मान सकते हो, तो ये प्रोजेक्शन हो जाएगा. लेट्स से विड्थ इज b and let's say this height is h. तो ये इसका सेंट्रोइड हो जाएगा h प्लस प्रोजेक्टेड एरिया का सेंट्रोइड जो होगा वो फ्री सरफेस से h प्लस r, नॉट b, r, h प्लस r दूरी पर. So fx would be equal to h rho g area of projection in vertical plane. What is h bar? H plus r rho g, and this area is nothing but 2r into. Okay friends, चलिए. fx तो सिंपल था बट मैंने कर दिया. अब fi को कैसे डील करोगे, ध्यान से समझिएगा. ठीक है, fi के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें पता है लॉजिक, वेट ऑफ फ्लूइड अबव कर्व सरफेस टिल फ्री सरफेस. तो पहले तो 1 का देख लीजिए, अबव कर्व सरफेस टिल फ्री सरफेस. तो ये तो भाई हमारा हो गया 1 के कारण. तो दिस ब्लू वन इज फॉर 1. Okay. Now what about the 2? Weight of fluid above curved surface till free surface. दो यहां पर 2 के ऊपर कुछ एरिया तक फ्लूइड नहीं है, बट हम इमेजिनरी फ्लूइड इमेजिन कर सकते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास. कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहने वाला है. तो दिस ग्रीन गाय इज बेसिकली ड्यू टू above 2 till free surface. और आपका जो आंसर होगा, सॉरी यहां पर हम थोड़ा 1 2 का गलती कर दी है, तो ये 2 होगा, ये 1 होगा. तो फाइनल आंसर जो होगा Fi आपका, वो होगा Fi2 माइनस Fi1. मतलब ग्रीन रो जी, ग्रीन माइनस ब्लू, which is nothing but let's say this A, this is B, and this is C. So I'll just hatch it. So you can write rho g pi r square by 2 multiply by width. That will give you this volume. सिंपल है. इस तरह से ज्योमेट्री की मदद से आप वर्टिकल फोर्सेस निकाल सकते हैं. Having said that, we have to solve this problem. जल्दी से अपना आंसर टाइप कर दीजिए. प्लीज टाइप योर आंसर क्विकली. क्या क्या रहा आपका आंसर? Rahul says maximum vertical A, minimum vertical C, maximum horizontal C. Okay. Just give me a minute. Okay. Just पिछली क्लास का नोट्स में एक बार बच्चों को पढ़ा देता हूँ. एक मिनट दीजिए बस. चलिए देखते हैं. सिंपल सेम लॉजिक हम यूज करेंगे. आशी सेज मैक्सिमम वर्टिकल ए. लॉजिक सेम यूज करना है डियर. सबसे पहले तो इस डायग्राम को जितना बड़ा हो सकता है करते हैं. ठीक है, चलिए तो इसे 3 क्वार्टर में डिवाइड कर दीजिए.
यस धवल, आई विल कम टू दैट, मैं उसके बारे में बात करूंगा। वो बॉयंसी का पार्ट है, थोड़ा बाद में आएगा, इसलिए वो कॉन्सेप्ट मैं यूज नहीं करूंगा, बट बात सही कह रहे हो आप बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक कंपोनेंट, अरे यार कौन सा कलर दिखेगा, जल्दी से सॉल्व कर देता हूं मैं। यार ये व्हाट्सएप 2 मिनट बंद कर देता हूँ, मैं आप लोगों को सेंड करने के लिए व्हाट्सएप चालू करता हूँ। इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये, जल्दी से बने ये, यहाँ पर भी बना देते हैं। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वर्टिकल के साथ डील कर लेते हैं। वर्टिकल में क्या होगा डियर, आप जानते हैं ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, एफ एक्स थ्री, एफ वाई थ्री, एफ वाई टू, एफ वाई वन। तो एफ आई वन माइनस एफ आई टू, अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उससे येलो कलर आ जाएगा। और एफ आई थ्री के लिए वेट ऑफ फ्लूइड अबव कर्व्ड सरफेस टिल फ्री सरफेस, इसका फ्री सरफेस यहां पर है, ये पानी जो है, ये जहां पर पानी दिख रहा है आपको, जो भी फ्लूइड है इसका फ्री सरफेस यहां पर है, तो आप पूरा यहां तक जाओगे, तो ये भी जोड़ लो, ये पूरा आएगा। तो दिस येलो रिप्रेजेंट्स दी वॉल्यूम, और जितना ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा बेसिकली उतना ही ज्यादा आपका वेट डिस्प्लेस होगा, और उतना ही ज्यादा रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स होगा ऊपर की डायरेक्शन। चलिए, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर येलो केस। अब बात करते हैं हम बी की। बी में भी मैं ये फोर्सेस बना देता हूं, लाइक दिस, ठीक है ना। Fi1, Fi2, Fi3, Fx1, Fx2, Fx3। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये फ्री सरफेस इस वाले फ्लूइड का है और ये फ्री सरफेस इस वाले फ्लूइड का, तो Fi1, Fi2 माइनस Fi1, तो अगेन ये वाला येलो वाला सरफेस हो जाएगा, येलो वाला रीजन। बट अब जो आपका थर्ड कर्व है, मतलब ये वाला, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका फ्री सरफेस ये है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अबव कर्व सरफेस टिल फ्री सरफेस यहीं तक चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब ये क्वेश्चन को समझाने के लिए सबसे, ये क्वेश्चन से ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज है कि वॉल्यूम जो आपको लेना है वो अबव कर्व्ड सरफेस टिल फ्री सरफेस लेना है, दैट इज दी बॉटम लाइन। और यहां पर अब मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, ये आपका सिंपली दिख ही रहा है यहाँ तो, ठीक है कि एक मिनट लिख ही देते हैं, चलो Fi1, Fi2, Fx1, Fx2, Fi2 माइनस Fi1 जो होगा आपका वो ये वाला। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो मैक्सिमम वर्टिकल जो होगा आपका वो आएगा ए में, मैक्सिमम वर्टिकल ए, मैक्सिमम वर्टिकल ए, मैक्सिमम वर्टिकल ए, मैक्सिमम वर्टिकल ए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मिनिमम वर्टिकल देख लेते हैं, मिनिमम वर्टिकल किसमें हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम वर्टिकल देखिए ये सब तो ऐड ही हो रहे हैं, ये येलो ग्रीन, यहाँ पर पूरा इतना बड़ा येलो है, यहाँ पर येलो सबसे कम है, तो मिनिमम वर्टिकल सी, मिनिमम वर्टिकल सी, मिनिमम वर्टिकल सी। ठीक है चलो, अब हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल में अगर आप देखें तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया ये होगा, इसमें से आपको ये माइनस करना है, दिस वाला पार्ट, तो बचेगा सिर्फ ये, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे,
ये बचेगा, है ना। प्रोजेक्टेड एरिया देख लेते हैं किसमें ज्यादा है। यहाँ पर प्रोजेक्टेड एरिया ये पूरा का पूरा है, और यहाँ पर प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, ये वाला पार्ट माइनस ये वाला, बचा सिर्फ ये। तो ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जो है इसमें प्रोजेक्टेड एरिया सबसे ज्यादा है, तो सी का होगा, जैसा कि आप लोगों ने बाकी सारे स्टूडेंट ने कहा। अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल बी भी देख रहा हूं मैं, स्टूडेंट ने लिखा एक ने, तो यार मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल बी क्यों, प्रोजेक्टेड एरिया कम है उसका। अब आप तो ये बताओ ए और बी में ज्यादा किसका होगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है जो पूछा नहीं है। ए और बी में बताओ, कि सेम होगा, ए और बी में सेम होगा या अलग अलग होगा, और अलग अलग होगा तो किसमें कम ज्यादा होगा। बी मोर, ओके, बी विल बी ग्रेटर, बी विल बी। देखिए हम जानते हैं एच बार रो जी एरिया ऑफ प्रोजेक्शन इन वर्टिकल प्लेन, और अगर हम बात करें ए एंड बी के हॉरिजॉन्टल की, तो ये सारे पैरामीटर, रो तो कॉमन है, जी कॉमन है, और एरिया ऑफ प्रोजेक्शन इन वर्टिकल प्लेन भी कॉमन है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, एच बार का, क्योंकि ए में एच बार आप यहां से लोगे फ्री सरफेस, और इसका एच बार आप यहां से लोगे, करेक्ट, और इसका भी एच बार आप यहां से लोगे। इसमें इसका एच बार आप यहां से लोगे और इसका एच बार आप यहां से लोगे, तो यहां पर ये वाला जो फोर्स होगा आपका अपोजिंग वाला वो कम होगा, इसलिए बी ज्यादा होगा। तो मिनिमम ए, मिनिमम हॉरिजॉन्टल ए में, इज दैट क्लियर। एक बार कंफर्म कर दो रिकॉर्डिंग चल रही है ना। रिकॉर्डिंग कंफर्म कर दो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चलिए चलो, इसका आंसर कितने स्टूडेंट्स का आ गया। वाई का डायरेक्शन ऊपर आ रहा है, ऊपर कैसे आएगा भाई। हाँ ऊपर ही तो आएगा, सही ऊपर आएगा, बिल्कुल सही, सॉरी, हाँ हाँ ऊपर आएगा, ये वाला बड़ा है ना, ऊपर आएगा, करेक्ट। ठीक है ऋतिक, बिल्कुल परफेक्ट। अगर देखो आप लोग कहोगे तो ये सॉल्व कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई एक स्टूडेंट भी बोलेगा सर सॉल्व कर दो, मैं सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों से बनी गया है तो फिर अननेसेसरली आप बोलोगे यार, बोले सर टाइम वेस्ट हो गया, और थोड़े हेवी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा मैं। श्योर आगे बढ़ूं फिर मैं, किसी को डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में, डाउट हो तो पूछ लो, कोई तकलीफ नहीं। बस ध्यान रखना है कि fx2 और fy2 कैलकुलेट करते हुए ये फ्री सरफेस तक जाना है, और ये कैलकुलेट करते टाइम ये फ्री सरफेस तक जाना है, दैट्स इट। ठीक है चलिए, आप लोग नहीं कह रहे हैं तो मैं नहीं करता। तो अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा यहाँ पर मैं आपसे, जो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। एक मिनट क्वेश्चन लेकर आ जाता हूँ।
अच्छा क्वेश्चन है, नीट का ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बना तो दोगे आप लोग। गूगल मीट का इंटरफेस बहुत खराब है यार। चलिए, इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करें, ठीक है, और मुझे 2 मिनट दें, मैं 2 से 3 मिनट में आता हूँ, ठीक है। बी और सी, 2 आंसर हैं आपके पास। धनश्री, छोटा एरिया क्यों बोल रहे हो आप? स्मॉल है तो छोटा वाला एरिया है। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, बट इसमें ना एक कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है, उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, फ्लूइड मैकेनिक्स के भी और मैकेनिक्स के भी। देखो, पहले तो मैं सिंपल जैसा आपने सोचा होगा वैसा सॉल्व कर देता हूं। ये है आपका पिस्टन और ये इक्विलिब्रियम में। अब पिस्टन का मास तो दिया नहीं इन लोगों ने, नहीं दिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक तो प्रेशर एक्ट हो रहा होगा, रो जी एच, ये प्रेशर की वैल्यू होगी यहां पर, करेक्ट, क्योंकि ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस से आप देख लो कितनी डेप्थ है, तो रो जी एच मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द पिस्टन। तो ये फोर्स हो गया और नीचे से इतना ही फोर्स आपको लगाना है इक्विलिब्रियम के लिए, तो आंसर हो गया आपका भी। बट अब यहां पे चैलेंज ये है कि बच्चा ये सोचता है सर ये वेट ऑफ, आंसर देना है आपको इसका,
ठीक है, ये लिक्विड है, जितना लिक्विड का वेट होगा क्या उतना ही फोर्स एफ होगा, हाँ या ना, ये बताओ। चलो लिक्विड का वेट कैलकुलेट कर लेते हैं, आपके लिए आसान बना देता हूं। वेट ऑफ लिक्विड कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, तो रो जी तो लिख देता हूं, वॉल्यूम बना लेते हैं, वॉल्यूम कितना होगा देखते हैं, स्मॉल एच इंटू ए, करेक्ट, ये वाला पार्ट हो गया, प्लस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। देखो यार कैलकुलेशन में कहीं गलती कर दूं करेक्ट कर देना, ये वेट ऑफ द लिक्विड हो गया, which is absolutely not equal to rho g h a। हाँ, अगर ये ए और ये ए होता स्मॉल है तो माइनस एच ए प्लस एच ए कट जाता, रो जी एच ए आंसर आ जाता, वो भी रो जी एच ए नहीं होता जो यहां आ रहा है। तो मतलब वेट ऑफ लिक्विड और ये दोनों चीजें सेम नहीं है। मतलब अगर मैं ये इस तरीके से सोचूं कि मुझे यहां पर जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो वेट ऑफ लिक्विड के बराबर लगाना पड़ेगा। अब फर्स्ट सही है यहां की सेकंड सही है, अगर सेकंड गलत है तो गलत क्यों है, ये जवाब देना है आपको और ये सोचना है आपको, इसलिए क्वेश्चन उठाया है मैंने आपके सामने। सर सेकंड गलत क्यों होगा, क्योंकि उधर सिर्फ वेट नहीं एक्ट होगा, डेप्थ में प्रेशर भी बढ़ रहा है सर, तो प्रेशर फोर्स अकाउंट ही नहीं कर रहे हैं हम लोग वहां पे, सिर्फ वेट प्लस प्रेशर फोर्स होएगा सर वहां। चलो ठीक है, आपका नाम ऋतिक, हेमंत, हेमंत। हेमंत, हेमंत ठीक है हेमंत। हेमंत एक काम करते हैं, मतलब आप यहाँ कह रहे हो कि इसमें वेट ऑफ लिक्विड प्लस प्रेशर भी ऐड कर दूं। हाँ सर। प्रेशर फोर्स मतलब प्रेशर इनटू एरिया, तो फिर आपके हिसाब से फर्स्ट गलत हो गया और सेकंड सही हो गया हेमंत, क्योंकि अगर प्रेशर ऐड कर दिया मैंने तो फिर वेट ऑफ लिक्विड, इसका मतलब यहां पर मैंने वेट ऑफ लिक्विड ऐड ही नहीं किया, मतलब ये गलत है सर। एक मिनट हेमंत क्या बोलते हो आप, पहले एक मिनट हेमंत से मैं पूछ लेता हूँ। हाँ सर, मतलब सही लग रहा है बट एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट तो ऊपर वाले। चलो कोई नहीं, हाँ कौन, एक और स्टूडेंट प्लीज बताइए क्या बोल रहे थे आप। सर प्रेशर अगर हम ले रहे हैं तो उसमें वेट इंक्लूड हो जाएगा। हाँ अच्छा तो आप तो ये बताओ कि फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। सर, फर्स्ट सही है तो सेकंड क्योंकि हम गलत क्यों, प्रेशर निकाल रहे हैं वो फेस से। तो आपके सेकेंड स्टेटमेंट के हिसाब से में फर्स्ट और सेकंड सेम आना चाहिए था फिर, अगर प्रेशर के अंदर वेट इंक्लूडेड है तो। सर नहीं सर, वो जो पिस्टन पे जो फोर्स लग रहा है वो एक्चुअली प्रेशर इनटू एरिया होगा, करेक्ट एग्री। तो वो प्रेशर में वेट भी इंक्लूडेड होगा। अच्छा बट मुझे ये बताओ सेकंड गलत क्यों है, मतलब सेकंड में आपको मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूं, आई वांट कि आप आंसर दो। तो सेकंड में मतलब आप कुछ कहना चाह रहे हो कि कुछ मिसिंग है, समथिंग लाइक दैट। सेकंड गलत है ना, मतलब कुछ ना सोचना कुछ यहाँ पड़ेगा। तो ऐड होगा या कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। सेकंड बोलो बोलो बोलो। सर, वो सेकंड इज प्रेशर फोर्स, तो वो बॉडी लिक्विड के अंदर होगा तो उसके ऊपर वो प्रेशर फोर्स आएगा। देखो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अब बड़े ध्यान से समझना, मैं इस क्वेश्चन को अब थोड़ा लंबे में समझाऊंगा, मतलब 10 मिनट लगेंगे इसको समझने में, ठीक है, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एक मिनट, हाँ गिव मी। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो मोस्ट वेलकम प्लीज। ठीक है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ सिचुएशन क्या है। सर सेकंड में सिर्फ वेट नहीं,
ये फिर आ गया, एक मिनट। देखते हैं इसको, ठीक है, इसको अलग तरीके से सॉल्व नहीं। एक काम करते हैं, let us assume that ये फोर्स है F, और यहां पर कोई फोर्स लग रहा है F डैश, हमें नहीं पता इसके बारे में। दिस इज बाय लिक्विड ऑन पिस्टन, क्योंकि कंफ्यूजन इसी के साथ है ना कि ये क्या होना चाहिए, तो इसका F डैश मान लो। तो बाय लिक्विड ऑन पिस्टन, मैं डे 1 से आपको मैकेनिक्स पढ़ाया हूं, तो मैंने आपको ये सब चीजें बताई। अब मैं यहां पर लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। किसका? लिक्विड का। ये मेरा लिक्विड आ गया। तो और बाकी फोर्सेस जो लगेंगे वो तो लगेंगे ही, बट एक फोर्स ये लगेगा F डैश, रिएक्शन। ये रिएक्शन है बाय पिस्टन ऑन, चलिए अब ये लिक्विड के ऊपर जो जो फोर्स लग रहे हैं वो लगा देते हैं। लेट अस राइट डाउन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लिक्विड। सर एक तो F डैश दिख ही रहा है, कॉमन सेंस है, और एक W भी लगा दो सर तुरंत। दिस इज वेट ऑफ फ्लूइड बिकॉज दिस इज अ बॉडी फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड, राइट? अच्छा, अब सर वॉल ऑफ द कंटेनर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी लिक्विड के ऊपर। वॉल ऑफ द कंटेनर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी लिक्विड के ऊपर। क्यों? क्योंकि लिक्विड कंटेनर की वॉल पे फोर्स लगा रहा होगा। तो एक काम करते हैं, कंटेनर का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना। अब ये फ्रेंड्स कंटेनर बना रहा हूं। अभी जो हमने पढ़ा है बस वही यूज करेंगे, ध्यान से। यहां पर फोर्स 0 होगा, ये कंटेनर है डियर, दिस इज कंटेनर। और अब जो भी फोर्सेस बना रहा हूं वो बाय कंटेनर, बाय लिक्विड ऑन कंटेनर। 0 से लेकर प्रेशर इंक्रीज होगा और इस तरह से प्रेशर फोर्स लगेगी। यहां पर भी यही होगा। जस्ट टू रिमाइंड यू, दिस इज बाय लिक्विड ऑन कंटेनर, ठीक है सर। सिमिलरली यहां पर भी आएगा। थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं लग रहा है, समझ जाइएगा। चलो बना ही देता हूं। ठीक है, और भी लगेगा, एक वॉल और है, ये हॉरिजॉन्टल वॉल, इस पे भी लगेगा। इसे ब्लू से, इसे ग्रीन से बना। हाँ, अब यहां पर हर जगह प्रेशर सेम, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस बन गए बाय लिक्विड ऑन कंटेनर। ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। Horizontal forces will cancel off. बचेगा सिर्फ वर्टिकल फोर्स, अपवर्ड। तो बाय लिक्विड ऑन कंटेनर एक नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो उसका रिएक्शन यहां पर और आएगा सर, बस। अब समझने वाले समझ गए होंगे क्या आंसर क्या है। और ये प्रेशर कितना होगा? ये प्रेशर होगा H, फोर्स ही लिख देते हैं, है ना। हाइट कितनी है यहां पर? H, रो G,
और एरिया कितना है, कैपिटल ए माइनस स्मॉल है, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो गए, तो यहां पर ये फोर्स जो लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर फोर्स, इसका वैल्यू है। तो जो आपका एफ डैश होगा वो होगा W प्लस एच रो जी ए माइनस ए। तो वो W नहीं है, उसमें आप ये वाला कंपोनेंट मिस कर गए। दिस वॉज मिसिंग हियर। हम जो बात कर रहे थे ना यहाँ पर, तो ये कुछ मिसिंग है यहाँ पर, वो ये मिसिंग है बाय लिक्विड ऑन दिस रो जी एच। अब आपको मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ कि एफ डैश की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। एफ डैश जो आएगा आपका वो वेट आएगा। जब चलिए, एफ डैश जो होगा वो होगा आपका W प्लस एच रो जी कैपिटल ए माइनस स्मॉल। अब W की जगह तो W रहने देते हैं, W की जगह लिख देते हैं। हमने लिखा था अभी W क्या है हमारा, इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ ऐसे। ये वेट ऑफ फ्लूइड हो गया, ये वॉल्यूम रो जी एच ए ये वाला वॉल्यूम, एच ए इज दिस ग्रीन वॉल्यूम और येलो वॉल्यूम, एच ए इज दिस येलो वॉल्यूम एंड कैपिटल H माइनस स्मॉल h into A is this volume. Okay friends, चलिए, प्लस H रो G A। ठीक है, तो रो जी तो बाहर ले लेता हूं, एच ए प्लस कैपिटल एच ए माइनस एच ए प्लस कैपिटल एच ए माइनस एच ए। आ गया समझ में पूरी पिक्चर क्या है क्या नहीं है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ओवर। मतलब अगर आप कह रहे हो, देखिए आंसर सही था आपका, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे वेट ऑफ लिक्विड भी कंसीडर करना है आपको, तो आप वेट ऑफ लिक्विड क्यों कंसीडर कर रहे हो? फिर जितने भी डाउनवर्ड फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं लिक्विड के ऊपर, एक वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स भी तो एक्ट हो रहा है, वो भी तो कंसीडर करो। तो वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर ये तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है ही आपका, चलो जी ये तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, अभी प्रूफ किया मैंने आपको। तो यहां से आप ये सीखे, बच्चों को कंफ्यूजन क्यों आता है कि सर अगर यहाँ पर अगर ऐसा होता, प्रॉब्लम में बच्चा ये पूछता है सर अगर प्रॉब्लम ये होती तो आंसर क्या होता है। तो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता, लेट से फॉर एग्जांपल, तो क्या होता, तो भी आंसर सेम आता। क्यों? क्योंकि तब ये अपवर्ड थ्रस्ट चले जाता। एक्चुअली में ये वाला जो आप जो फ्लूइड के ऊपर, ये फ्लूइड के ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ना, वो खत्म हो जाता और उसकी जगह यहाँ पर ये पूरा का पूरा वेट, फिर वेट ऑफ फ्लूइड इसके बराबर हो जाता। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो बच्चे को सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये होता तो भी आंसर यही आता। हाँ आता, और सर यहाँ है तो इसको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। फिर दिस क्वेश्चन एक्सप्लेन्स ब्यूटीफुली the concept of hydrostatic paradox.
आगे बढ़े, क्लियर हुआ ये? या प्रेशर ऑफ फ्लूइड डज नॉट डिपेंड ऑन वेसल, करेक्ट ऋतिक, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, वो डेप्थ पे डिपेंड करता है। यही लेसन्स लर्नड है यहाँ से। बट क्यों, उसका प्रूफ दिया है मैंने आपको। बोलने में ठीक है, आपने कह दिया कि प्रेशर ऑफ फ्लूइड डज नॉट डिपेंड ऑन वेसल, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन डेप्थ, एब्सोल्युटली राइट, बट व्हाई एंड हाउ, दैट्स एन एग्जांपल ओवर हियर प्रूविंग दैट कि वेसल चेंज भी कर दोगे तो क्या होता है। अगर मैंने ये वाला फर्स्ट केस वाला वेसल लिया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द वेसल आई हैव कंसीडर्ड, तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आप थ्रस्ट कंसीडर करना भूल जाते हो, यू फॉरगेट टू कंसीडर थ्रस्ट, ठीक है? इज दैट ऑलराइट? Anyone please doubt, let me tell me, or if any other doubt please let me know. Now the next topic will come. Yeah, so now we'll talk about buoyant forces. देखिए क्या होते हैं buoyant forces, समझिएगा इसको। एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट। मतलब बहुत, आप लोगों को तो नहीं होगा बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है, ये लगता है कि buoyant forces कोई मैजिक है, इट्स अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स और पता नहीं कहां से आ गया है। बहुत सिंपल फोर्स है। देखिए काम करते हैं, इसको 3D में बना देते हैं, और स्पेशली स्कूल के स्टूडेंट्स को तो यही लगता है कि मैजिक है। इट्स नॉट अ मैजिक फोर्स, मैजिक से कुछ नहीं होता है, ये फिजिक्स है इसमें, यहाँ पे तो कम से कम फिजिक्स है, ठीक है? मान लेते हैं ये डेप्थ है डी, ये है बी, ये है ए, ये है सी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो ओवर हियर इज दैट कि फ्लूइड के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है, इसके ऊपर अभी हम प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। कैसा होगा? बड़ा सिंपल है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। हम जानते हैं यहां पर किसी प्रेशर से स्टार्ट होगा, इस तरह से वेरी करेगा, तो हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल हो जाएंगे आपके, वर्टिकल के साथ देखते हैं क्या होगा। वर्टिकल के साथ अगर आप देखोगे तो भाई हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल हो गए, सिंपल सा लॉजिक है। और वर्टिकल फोर्सेस क्या होंगे? ये होगा एच रो जी इंटू एरिया। एरिया कितना होगा भाई इसका? सी डेप्थ, सी विड्थ है और ए इधर है, तो बी सी एरिया हो जाएगा। और इधर डेप्थ क्या है? डी प्लस बी, रो जी बी इंटू सी। तो नेट वर्टिकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्सेस कितने होंगे? मतलब प्रेशर के कारण वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा? हॉरिजॉन्टल तो 0 है, तो वर्टिकली बचा, वर्टिकल कितना होगा? डी प्लस बी रो जी बी सी माइनस डी रो जी बी सी, ठीक है? तो आप देख सकते हो ये बचेगा यहाँ पर
ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, रो जी यार एक मिनट ना, जल्दी कर दिया, ए इंटू सी एरिया आएगा, ए इंटू सी एरिया, ये ए है, समझ गया ना, हाँ ए, ओके थैंक यू, ये ए इंटू सी एरिया आएगा, बिल्कुल सही। तो रो जी ए बी सी, so this is equal to rho g abc is volume. What is volume? V is the volume. Volume of what? Volume of fluid displaced. Correct. So volume of fluid displaced into rho g will give you weight of fluid displaced. So net vertical upward forces are known as buoyant forces. तो buoyant forces कोई नए forces नहीं है। आप fluid में जब किसी भी body को immerse करोगे तो obvious सी बात है horizontal हमेशा cancel होंगे और vertical forces जो होंगे उनका जो net resultant vertical forces होंगे प्रेशर के कारण माइंड माय वर्ड्स, प्रेशर के कारण वो हमेशा नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, करेक्ट। तो इसलिए नीचे और ऊपर का प्रेशर फोर्स कंपेयर करोगे तो नीचे वाला हमेशा ज्यादा होगा जो ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा होगा, तो इसलिए दोनों का प्रेशर डिफरेंस जो होगा फोर्सेस का वो नीचे वाला फोर्स हमेशा ज्यादा है। I'll repeat, whenever you observe a pressure distribution on a body immersed in fluid, there will be a net vertical upward forces, horizontal will cancel out. The net vertical upward forces in मैं static fluid की बात कर रहा हूँ, ठीक है, mark my word, static fluid की बात कर रहा हूँ। fluid flow होगा तो physics change हो जाएगा। तो in a static fluid, हाइड्रोस्टैटिक लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, इसलिए वर्ड हाइड्रोस्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब फ्लूइड रेस्ट पर है, उसके अंदर कोई बॉडी है, तो नीचे वाला प्रेशर ज्यादा होगा ऊपर वाले प्रेशर से, जिस कारण से नेट वर्टिकल अपवर्ड फोर्स लगेगा प्रेशर के कारण, जिसे हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस और व्हिच इज मैथमेटिकली इक्वल टू वेट ऑफ, दिस इज दिस एंड दिस इज वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, and this is also known as Archimedes principle. You might have learned this in your school. Another example which you will like to take over here is that let's say that this is a free surface. अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसे मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। 1 2 3, यहां पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो ऐसा कुछ होगा, यहां पर ऐसा कुछ होगा, यहां पर ऐसा कुछ होगा, यहां पर ऐसा कुछ होगा। आप समझदार हैं, देख के समझ जाएंगे कि हॉरिजॉन्टल ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ वर्टिकल। वर्टिकल को अगर आप देखोगे तो ये पूरे को एक जैसा ट्रीट करोगे अगर आप, तो ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा और ये वाले 2 वर्टिकल को ट्रीट करोगे तो ये पूरा आ जाएगा। ऊपर माइनस नीचे बचेगा ये वाला। तो वही है, ये वापस से वही बचा, वॉल्यूम यही बचा, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा और रो जी भी, तो बचा वही वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो धवल यही बोल रहे थे आप, है ना, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो बेसिकली यही तो कर रहे हो आप। तो प्रेशर स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण
जो नेट अपवर्ड फोर्स आता है वही आपका बॉइंट फोर्स होता है। तो आप यहाँ तो ये ले लो या बॉइंट फोर्सेस ले लो, बार बार कैलकुलेट नहीं करना चाहो तो बॉइंट फोर्सेस ले लो, और बार बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझना है तो फिर इंडिविजुअल प्रेशर फोर्सेस लो। बच्चे दोनों ले लेते हैं, बॉइंट भी ले लेते हैं और ये वर्टिकल अपवर्ड भी ले लेते हैं, तो मतलब प्रेशर डिफरेंस भी ले लेते हैं और बॉइंट भी ले लेते हैं। नहीं यार, या तो प्रेशर डिफरेंस ले लो या बॉइंट ले लो, that's it। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें हम लोग ने। अब थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज। सबमर्ज्ड बॉडीज में दो एग्जांपल होते हैं, एक तो पार्शियली सबमर्ज्ड और एक फुली सबमर्ज्ड। स्टेबिलिटी एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको क्या होती है। स्टेबिलिटी के लिए रिस्टोरेशन होना जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज वन केस, दिस इज अनदर केस एंड दिस इज थर्ड केस। ये तीन बॉल्स, तीन कॉन्फ़िगरेशन में बॉल है। अगर मैं इसे डिस्टर्ब करूंगा फर्स्ट बॉल को, तो इस पे ग्रेविटी एज अ रिस्टोरेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ये ऑसिलेट होगी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी थोड़ी देर बाद। डिसिपेशन होगा फोर्स एनर्जी का और वापस आ जाएगी। तो दिस इज लाइक देयर इज अ रिस्टोरेशन, और रिस्टोरेशन होगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर कोई रिस्टोरेशन नहीं है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आप इसको डिस्टर्ब करोगे ये अपनी मीन पोजीशन पे वापस कभी नहीं आ पाएगी। ये भी नहीं आ पाएगी, बट ये इसका तो इक्विलिब्रियम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। बट इसके साथ क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही वापस से नई पोजीशन एक्वायर कर लेगी और अब वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो इसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल स्टेट या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसका जो करंट इक्विलिब्रियम स्टेट है वो न्यूट्रल है, और इसकी जो करंट इक्विलिब्रियम स्टेट है वो स्टेबल है। स्टेबल मतलब कि आप डिस्टर्ब करके बॉडी को वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में लेकर आ सकते। आप अगर थ्योरी ऑफ मशीन मैकेनिकल के बच्चों से बात कर रहा हूँ, पढ़ रहे होंगे डायनामिक्स ऑफ मशीन, तो गवर्नर्स में भी आपने देखा होगा स्टेबल गवर्नर्स और ये सब कंडीशन आ रही है, तो सेम चीज है। चलिए स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड, तो हमारे केस में भी पार्शली सबमर्ज्ड, पार्शली फुली सबमर्ज्ड की बात करते हैं। फुली सबमर्ज्ड प्रैक्टिकल अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करना चाहो तो प्रैक्टिकली फुली सबमर्ज्ड बॉडीज कौन सी होती हैं, सबमरीन होती हैं। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जो बॉइंट फोर्सेस एक्ट होते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन, ये एक्ट होंगे सेंट्रोइड ऑफ द गिवन वॉल्यूम। ये जो भी वॉल्यूम है इसके सेंट्रोइड पर एक्ट, मतलब ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है ये सेंट्रोइड पर एक्ट होगा। मतलब अगर आपको दिखाना है बॉइंट फोर्स को, इस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स को, तो इसका रिजल्टेंट जो पास होगा वो बॉइंट फोर्स। सो एफबी एक्ट्स एट सेंट्रोइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। तो ये एक्चुअली में तो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस को हम एक हाइपोथेटिक, मतलब आप ऐसा देख लो, समझ लो, वापस से वही बात है, सब फिजिक्स एक ही है। डे वन से ये बात कह रहा हूँ, पहले दिन भी ये लेक्चर में पढ़ा था कि एक्चुअली में तो क्या होगा अगर आप बहुत डिटेल में जाना चाहो इसके फिजिक्स के पीछे, तो इसका फिजिक्स डिटेल में ये कह रहा हूँ।
बहुत ज्यादा एक्यूरेटली तो नहीं बना पाऊंगा, बट आई ट्राई माय बेस्ट। और जस्ट इसका सिमेट्री क्या आ जाए। ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो है बॉइंट फोर्स। तो ये रियलिटी, और ये क्या है, ये एक वे ऑफ सिंप्लीफाइंग थिंग्स। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, सिंप्लीफाइंग, आई एम नॉट गेटिंग द स्पेलिंग, सिंप्लीफाइंग। दिस इज व्हाट इट इज। तो हमेशा इंजीनियरिंग में आप देखोगे, ऑब्जर्व करो, मैं आपका एप्टीट्यूड डेवलप कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि रादर देन टीचिंग यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डेवलप योर एप्टीट्यूड, कि आप विजुलाइज करो कि क्या है एक्चुअल में और आप क्या कर रहे हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस हैं और आप यहाँ पर उसका रिजल्टेंट लोगे। तो रियलिटी है, ये तो बस एक तरीका है चीजों को आसान बनाने का। तो अब यहां पर हम एक assumption लेते हैं, assumption नहीं, केस लेते हैं, केस 1, टॉप हैवी। मतलब ये जो सबमरीन है या जो भी ये बॉडी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, उसमें टॉप वाला पार्ट हैवी है। अब टॉप वाला पार्ट हैवी होगा तो ग्रेविटी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा, सेंटर ऑफ मास जो होगा, वो ऊपर की तरफ होगा। और सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऊपर की तरफ होगा। इन सब के बारे में बात कर चुका हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास यूजुअली सेम रहते हैं जब तक जी में वेरिएशन ना हो, और जी में वेरिएशन है नहीं यहाँ पर। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंट्रोइड, ये तीनों तब सेम रहेंगे जब मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं, ऊपर का पार्ट हैवी है, ऊपर का पार्ट हैवी, इसलिए सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ होगा, और सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ होगा, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ होगा। और सेंट्रोइड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रोइड तो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, वो तो नहीं है, ज्योमेट्रिक सेंटर। अब यहां पर वेट एक्ट होगा आपका W, और ये आपका बॉइंट फोर्स है। इसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो, स्लाइट थोड़ा सा। तो जब ऐसा करोगे आप तो होगा क्या, मतलब इतना भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं हम कि पता चला आपने पूरा ही घुमा दिया। हाँ? मतलब यहां से देखो तो इतना भी डिस्टर्ब नहीं किया आपने कि बॉल ही आपने उठा के बाहर फेंक दिया, विद इन अ परमिसिबल रेंज। मेटास्टेबल कहते हैं ऐसे सिस्टम्स को। तो ये जी है आपका। ऑलराइट फ्रेंड्स, और ये सी। So gravity would be acting obviously vertically downward. अच्छा एक चीज देखिएगा, यहाँ पर डिस्प्लेस वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, पहले भी डिस्प्लेस वॉल्यूम जो था वही डिस्प्लेस वॉल्यूम अभी भी है, तो सेंट्रोइड चेंज नहीं हुआ और जी भी चेंज नहीं हुआ। जी चेंज नहीं हुआ है मतलब टॉप हैवी अभी भी। देखो एक चीज ऐसा हो सकता है, आप थोड़ा
पता नहीं आप समझ पाओगे कि नहीं से। इमेजिन करो आप सबमरीन के अंदर, अब सबमरीन थोड़ी सी टिल्ट हुई, तो जब सबमरीन टिल्ट होगी तो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो जी चेंज होगा। बट हम यहाँ पर वो केस नेग्लिजिबल मान रहे हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन में जो चेंजेस हुआ है, अब मान लो ग्लास पड़ी हुई है और सबमरीन टिल्ट हुई तो ग्लास थोड़ी सी इधर खिसके, बट वो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि उतने मास से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जी और सी, जी तो आप अज्यूम कर रहे हो कि मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा है डिस्टर्बेंस पे, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत थोड़ा सा है, और सी तो चेंज होगा नहीं क्योंकि डिस्प्लेस वॉल्यूम जो पहले था वो अभी भी डिस्प्लेस वॉल्यूम है, तो सेंट्रोइड चेंज नहीं होगा। अब आप देखो ये दोनों कपल बना रहे हैं और ये कपल कैसा है, क्लॉकवाइज, और इस सी को मैं बी बोल देता हूं। तो आपने जब क्लॉकवाइज डिस्टर्ब किया इसको तो जो कपल बनी वो भी क्लॉकवाइज बन गई। ऐसी जो कपल होगी, ये कपल जो है यहाँ पर ये डिस्ट्रॉइंग कपल है, रिस्टोरिंग कपल नहीं है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि दिस इज अनस्टेबल। तो टॉप एवी में अनस्टेबल होता है, मतलब जब जी बी के ऊपर होता है, मतलब पॉइंट जी जब बी के ऊपर होगा तो अनस्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट, केस 2 में काम करते हैं, अब बॉटम हैवी कर देते हैं और बॉटम हैवी हो जाएगा। ये सब तो हटा ही देता हूं सबसे पहले। Just tell me one thing, everyone. I want this from everyone. Do you find this lecture speed? Because I cannot see you, right? So it's very difficult for me to understand. Lecture speed कैसा रखना है, मतलब इसको फास्ट करना है, न्यूट्रल या स्लो डाउन करना है? जल्दी से फीडबैक में लिखो, मतलब चैट बॉक्स में लिखो। न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है, मतलब जैसा है वैसे, ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके, करंट स्पीड इज ओके फाइन। Anytime you find that the speed is going slow or fast, anytime, please let me know, okay? Because I cannot see. That's the only thing. Otherwise, by looking students only we can, मतलब पता चल जाता है कि slow हो रहा है या fast हो रहा है। तो आपको कभी भी लगे any point of time कि सर speed slow भी हो रहा है या fast हो रहा है, either don't hesitate. स्पीड में भी और किसी और चीज में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट, एनी पॉइंट ऑफ टाइम डू नॉट हेजिटेट, ओके। चलिए, अब हमारा देखो पॉइंट सी, सेंटर ऑफ सेंट्रोइड तो यहीं रहेगा, और अब मैं यहां पर जी ले लेता हूं। जी नहीं, हाँ, अब ये बॉटम हैवी हो गया ना तो ये जी नीचे आ जाएगा, ये एम जी नीचे लग रहा है, वेट, और बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है। इसको हमने डिस्प्लेस किया समथिंग लाइक दिस। वेट में, मास डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंजेस हुए नहीं है और डिस्प्लेस वॉल्यूम में चेंजेस नहीं हुए, इसलिए बी भी वहीं का वहीं रहेगा। और अब आप देख सकते हो कि ये जो कपल बना है एफ बी और डब्ल्यू का, ये कपल जो है ये रीस्टोरिंग कपल है। इसीलिए यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद रखें, ये बहुत बार पूछता है कि जब पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ बॉयंसी जहां बॉटम हैवी होगा, सॉरी हाँ बॉटम हैवी होगा, मतलब जब बी लाइज ओवर जी, बी लाइज ओवर जी, देन यू हैव स्टेबल इक्विलिब्रियम। गेट में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन, ये बहुत फेमस पर्टिनेंट क्वेश्चन है गेट के। अब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्री अब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप समझदार हैं सब, आप सब समझ गए होंगे। सर बी और जी एक पॉइंट पे लाया करेंगे, ये वेट होगा, ये एफ बी होगा,
और ये G और B होगा। अब आप डिस्टर्ब कर भी दोगे ना तो भी वो जैसा है वैसा हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल। Alright guys, so that is very simple thing we have discussed right now without overthinking. चल कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं पार्शली सबमर्ज्ड। जैसे कि एक शिप होती है, दो मिनट दीजिएगा। एक बार में मुझसे आज तक नहीं बना है, बोर्ड पे बन जाता है। बोर्ड, ये जो बोर्ड है डिजिटल बोर्ड बड़ा स्मूथ होता है, इसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक मिनट टाइम वेस्ट नहीं। ठीक है, फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। चलिए देखिए, पार्शली सबमर्ज्ड लाइक अ बोट। बोट भी पार्शली सबमर्ज्ड होती है, तो वैसे ही कुछ है। समझाने में पहले से देखिए, ठीक है। अब बोट है ये, और अब ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। ठीक है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का लेट से सेंट्रोइड यहां पर बी, तो ये बी है, और लेट से ये डब्ल्यू है, वेट ऑफ द शिप। वेट मतलब, सॉरी, यहां पर मैं डब्ल्यू की जगह काम करता हूं, जी लिख देता हूं, और ये डब्ल्यू आएगा, और ये और मैंने क्या करा, इसको डिस्टर्ब कर दिया, डिस्प्लेस ने डिस्टर्ब कर दिया। तो ये लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने इसे थोड़ा सा डिस्टरबेंस दिया। अब जब डिस्टरबेंस दूंगा तो इस केस में और पिछले वाले केस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यहां पर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा। ये ट्रेपेजियम बन गया, देखो 3D में, 2D में देखो। पहले आपने जब चेंज किया था उसको, जब फुली सबमर्ज्ड था, तो अर्लियर आल्सो दैट टाइम आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आपका डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम था वो कैसा था, रेक्टेंगुलर था, और यहां पर भी आप देख सकते हो ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो है वो रेक्टेंगुलर है।
इसलिए यहां पर और यहां पर, इसलिए जी आपका बी चेंज नहीं होता, बी का लोकेशन चेंज नहीं होता। अब यहां क्या हो जाएगा, यहां बी का लोकेशन चेंज हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू केस। अब ये वाली मान लीजिए ये पुराना बी किसी काम का नहीं है अब आपके, और ये है आपका नया बी, फॉर एग्जाम्पल बी डैश कहते थे। मतलब ये जो डिस्प्लेस वॉल्यूम दिख रहा है ना आपको, ये उसका सेंट्रोइड है बी डैश। और वेट आपका, वेट में चेंज नहीं आया, वेट की लोकेशन जी मतलब वही है। अब अगर आप देखें ध्यान से समझिएगा, ये है वेट और ये है आपका बॉइंट फोर्स। अब आप देखिएगा ये कपल जो बना है यहां पर, डिस्टरबेंस आपका किस तरफ है डियर, डिस्टरबेंस है आपका इस तरफ, और कपल जो जनरेट हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हुआ है, मतलब ये रीस्टोरिंग कपल है। अब एक काम करिए, इसे ऊपर आप डाल दीजिए। बता सकते हो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एनीवन वुड लाइक टू राइट द नेम ऑफ दिस पॉइंट, जिसकी सेंट्रल एक्सिस से इंटरसेक्ट करता है, एफबी की लाइन ऑफ एक्शन जहां सेंट्रल एक्सिस से इंटरसेक्ट करती है, क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? बता सकते हो आप में से कोई? यस, वेरी गुड, मेटा सेंटर। दिस एम इज नोन एज मेटा सेंटर, करेक्ट। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, ये बी जो है आपका वो यहां पर भी हो सकता है, थोड़ा समझना पड़ेगा, मतलब आई मीन टू से दैट, थोड़ा सा मैं यहां पे जूम करके बता देता हूं। यहां होता तो यही कपल आपका कैसा एक्ट होता? क्लॉकवाइज एक्ट होता, मतलब डिस्टर्बिंग होता। तो कॉन्फ़िगरेशन आपका अभी क्या है? जी ऊपर है, बी नीचे, जी ऊपर है और बी नीचे। और वेट वाली जो लाइन है, वेट की जो लाइन ऑफ एक्शन है, उससे राइट में अगर आपका बी डैश गिरता है आकर, तो आपका स्टेबल है, और उससे लेफ्ट में गिरता है आकर तो आपका अनस्टेबल है। तो इसे मैथमेटिकली कैसे हम डिफाइन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मेटा सेंटर। तो करेंगे क्या यहां पर हम? देखिएगा, ये लाइन है आपका, ये वाला, थोड़ा इसी के साथ बना देता हूं पैरेलल, सही है। ये वेट है डब्ल्यू वाली लाइन, ये बी है पुराना वाला, ये वेट का लाइन ऑफ एक्शन। लेट्स से ये नया वाला बी डैश है, और बी डैश जहां इंटरसेक्ट करता है उसे हम मेटा सेंटर कहते हैं, जहां ये एक्ट होता है इसे जी कहते हैं। अब आप देख लीजिए, दो केसेस बना देता हूं आपके सामने, समझ में आपको खुद पर खुद आ जाए। और बी डैश हमने मान लिया यहां आके गिर गया, तो ये डिस्ट्रॉइंग और ये रिस्टोर।
तो मैथमेटिकली इसे कैसे देखोगे? इसे कहते हैं हम जीएम ग्रेटर देन 0 और इसे कहेंगे हम जीएम लेस देन जीएम ग्रेटर देन 0 एंड जीएम लेस देन 0। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू कि इसके साथ कैसे कैलकुलेशन करने हैं आपको। एक मिनट दीजिएगा। हाँ, पहले तो ये देख लियो जीएम क्या होता है। जीएम जो होता है इसे मेटासेंट्रिक हाइट कहते हैं। और जीएम निकालने के लिए आपको निकालना होगा बीएम माइनस बीजी। बीएम माइनस, अब बीजी निकालना तो बड़ा आसान है क्योंकि बीजी तो आपको कहीं ना कहीं दिया रहेगा। मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। ये बीजी दिया रहेगा कि जी आपका पॉइंट है, बी आपका पॉइंट है ना, आपको पता है ये दोनों डिस्प्लेस वॉल्यूम और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर एक्ट हो रहा है, तो बीजी आपको दिया रहेगा। अगर बीएम मिता चल जाए तो काम हो जाएगा। बीएम को कहते हैं मेटासेंट्रिक रेडियस। और बीएम निकालने का तरीका होता है, मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है। डेरिवेशन ऐसा नहीं है आप लोग नहीं कर सकते, मैं वो ही डेरिवेशन कराता हूं, मैक्सिमम मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा, बट ओनली वो ही डेरिवेशन कराने का मजा है जिसमें कुछ फिजिक्स समझना है, रादर देन बहुत सारा ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन हम करें। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा ज्योमेट्री में एंटर ना करते हुए यहाँ पर आपको डायरेक्टली इसका रिलेशन बताता हूँ, ये काम आएगा। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, देखो सीधी बात है। अभी तक गेट में वैसे क्वेश्चन आया नहीं है इस पे, बट फिर भी आप ध्यान रखो, इसको पूछ सकते हैं। आइए पॉइंट, अब डेफिनेटली ये आई किस एक्सिस के अबाउट है, तो मैं बताता हूँ ये आई किस एक्सिस के अबाउट। देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, सिलेंडर सिलेंडर मतलब सिलेंडर में क्या होगा कि कोन ले, ये कोन डिप किया होगा। अब ये कोन यहां पर कहां इंटरसेक्ट कर रहा है भाई? अब आप जब इसे ऐसे डिस्प्लेस करोगे यहाँ पर, तो आपको नहीं लगता ये टिंग 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 ऑसिलेट करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ चुके हैं हम लोग। और उसकी एक्सिस क्या होगी? एक्सिस ये वाली एक्सिस। तो आपको जो आई लेना है ना, इस एरिया का लेना है। और किस एक्सिस के अबाउट लेना है? जिसके अबाउट ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो थोड़ी देर तक तो ऑसिलेशन करेगा ही, फिर ऑसिलेशन डाई आउट हो जाएगी, डैम्पिंग हो जाएगी ना पानी के कारण ऐसे। बट आप अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर डिसिपेशन नेग्लिजिबल है, तो फिर उस केस में ये इस तरह का हार्मोनिक वेव। आई समझ में आया कौन सा लेना है आपको, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसको, और वी है आपका डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, ये वाला। क्योंकि जब फॉर्मूला डायरेक्ट बताया जाए तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि ये बच्चे को पता नहीं चलता है कि इसमें टर्म्स क्या है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पेशली आपको ये बता दी टर्म्स कौन से। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, अपने आप चीजें समझ। एक मिनट दो।
ये क्वेश्चन है, एक बार पढ़ देता हूं। प्रोफेसर एस के सोम की बुक का ही प्रॉब्लम है। देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर मैकेनिकल फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इस बेट, मतलब एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बुक्स भी काफी अच्छी है, जैसे ये देखोगे आप रिचर्ड फॉक्स, दिस इज आल्सो एन एक्सीलेंट बुक। रिचर्ड फॉक्स हो गया, वाइट हो गई, ये बहुत ही अच्छी किताब है। आपने कौन सी किताब से पढ़ा है? आपकी कॉलेज में कौन सी किताब से प्रेफर किया आपके प्रोफेसर ने, बता सकते हो आप ना? फ्लूइड मैकेनिक्स, फॉक्स, ठीक है। अच्छा पीआई में, हाँ पीआई में आर के बंसल, ओके, एंड बाकी मैकेनिकल में फॉक्स एंड वाइट, ठीक है, बहुत बढ़िया, नो डाउट है, ठीक है। और ये बुक भी बहुत अच्छी है, मतलब ये अपने आप में, इसका सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन जो है वो बहुत बेटर है। सेकंड एडिशन इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा थर्ड एडिशन में ड्रास्टिक चेंज हुआ है, क्योंकि थर्ड एडिशन में एक और प्रोफेसर ऐड हुए हैं जो आईआईटी खड़गपुर से ही हैं, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, ठीक है, एंड ही इज लाइक द गॉडफादर इन फ्लूइड मैकेनिक्स, समझ लो वैसे। प्रोफेसर एस के सोम भी हैं, बट ही इज आल्सो लाइक वन ऑफ द बेस्ट, नॉट इन इंडिया, इन एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। इसलिए उनके आने के बाद इस बुक में तो मतलब चार चांद लग गए, ऐसा समझो, ठीक है। और बट आपको अभी इस लेवल पे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ये सारी बुक्स, ठीक है, सर की बुक पूरी पढ़ चुका हूँ, और फॉक्स और वाइट, ठीक है, सेंजल भी एक बुक है, अच्छी है सेंजल भी, ठीक है, कोई बुराई नहीं है उसमें भी। स्ट्रीटर एक अच्छी किताब है, हर किताब में कुछ, फिर ये दो तीन चार किताब तो अच्छी हैं, फिर बाकी जो दूसरी किताबें हैं जो मैं नाम ले रहा हूँ, आरसी हिबलर है, इन बुक्स में कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी थी। तो जैसे काइनेमैटिक्स फॉक्स में बड़ा अच्छा दिया हुआ है, तो मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, और मेरे लेक्चर्स में वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो जो उन किताब में लिखे हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ। तो आपको अब बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस भी मैं आपको सफिशिएंट दे दूंगा, तो वो भी सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब सॉल्व इन द सेंस कुछ और रेफर करने के लिए, तो जितना है बस मोर देन सफिशिएंट। देखो क्वेश्चन सुन लो, अ रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ विड्थ बी, ये विड्थ बी दे रखी है आपको, एंड अ सबमर्ज्ड डेप्थ ऑफ एच, मतलब एच डेप्थ तक सबमर्ज्ड है, ठीक है, ये वाटर लाइन है, हैज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द वाटर लाइन। अब इसका जो जी है वो वाटर लाइन पर ये दिया हुआ है, मतलब यहां पर है आपका जी, फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट इन टर्म्स ऑफ बी बाय एच, तो आपको बी बाय एच के टर्म्स में मेटासेंट्रिक हाइट निकालनी है, एंड हेंस शो दैट फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम बी बाय एच इज ग्रेटर देन √6। तो आपको ये प्रूफ करना है, मेटासेंट्रिक हाइट ये निकालनी है और बी बाय एच प्रूफ करना है। कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं आपको, 5 मिनट का समय देता हूं, ठीक है, आई विल बी बैक इन 5।
और आर के बंसल अवॉइड करिएगा, ठीक है। वैसे बहुत सारे टॉपर्स रेफर करते हैं आर के बंसल, मैंने देखा है यूट्यूब पे भी और यूजुअली भी बहुत सारी फैकल्टीज भी बोलती हैं, बट वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है। देखो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होंगे वो आपके। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब ठीक है, कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं उसमें, देखो सिर्फ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ओके। बट होता क्या है, गेट में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आते हैं, इसलिए काम चल जाता है, बट नॉलेज लेवल पे बिल्कुल नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या हो गया भाई? सेंजल अच्छा है, अच्छी बुक है, शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट तो नहीं बोलूंगा बट शॉर्ट स्वीट तो नहीं बोलूंगा, सॉरी, बट लैंग्वेज बहुत अच्छी है सेंजल, अच्छी किताब है। शॉर्ट स्वीट गलत बोल दिया मैंने, अच्छी लैंग्वेज, बड़ी सिंपल है, एग्जांपल्स काफी लाइव हैं, सो इट मेक्स इट अ गुड बुक। बट उतनी इंटेंस नहीं है जितनी इंटेंस फॉक्स है और वाइट है, उतनी वो इंटेंसिटी थोड़ी सी मिसिंग है। जैसे हीट ट्रांसफर में भी आप देखोगे, मुझे पता आपको हीट ट्रांसफर होता है, टीआई वालों को हीट ट्रांसफर है, पढ़ते हो हीट ट्रांसफर? ट्रांसफर नहीं है, हाँ पढ़ते हो ना। तो हीट ट्रांसफर में भी मतलब जो डिफरेंस जिंक्रोपेरा और सेंजल में है वही डिफरेंस आप मान के चलो फॉक्स और सेंजल में है। तो जीएम निकालना है हमको, जीएम होगा आपका बीएम माइनस बीएम माइनस बीजी, जीएम होगा बीएम। और अभी के लिए मैं आपको कह देता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास समय नहीं है ना क्वेश्चंस के लिए ना थ्योरी के लिए। थ्योरी जितनी मैं बता रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है, कहीं कमी होगी तो बताता जाऊंगा, यहाँ से ये टॉपिक पढ़ लेना। और न्यूमेरिकल्स के लिए जब जरूरत पड़े आई एम देयर, मुझे बोलोगे मैं उतने न्यूमेरिकल्स देता हूँ, बट आप बोलोगे तो मैं दूंगा, है ना। मैं मेरी तरफ से जितने दे दूंगा, मेरे पास तो बंडल ऑफ न्यूमेरिकल। अभी मैंने गेटफ्लिक्स पे 100 क्वेश्चन रिकॉर्ड किए सीटीक्यू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो वो दे दूंगा मैं आपको थोड़े थोड़े करके जितने आप बोलोगे। तो क्वेश्चंस हैं मेरे पास, बट आप बोलोगे उतने में दे दूंगा जितने में आपका काम होता है। ज्यादा देने से भी क्या है, कोई मतलब नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, और इधर आप देखोगे तो मैं क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करा ही रहा हूँ। तो बीएम माइनस बीजी आगे बढ़ते हैं, इसलिए बुक रेफर मत करना, बहुत समय हो जाएगा, ओवरडू नहीं करना है आपको कोई भी सब्जेक्ट के साथ। आई क्या है आपका, जे वाली एक्सिस के अबाउट आपको आई लेना है, तो ये होगा मेरे बी क्यूब इंटू सी बाय 12, और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो होगा आपका होगा BCH, CC B स्क्वायर अपॉन 12H, ये BM हो गया। और BG क्या है आपका, अब B यहाँ पर आएगा, H/2 पर ही आएगा, सेंट्रोइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, H माइनस H/2, BG आ गया H/2। तो ये मैं कह रहा था कि BG निकालना तो हमारे हाथ में बड़ा सिंपल सी चीज है, ये GM आ गया। अब किस फॉर्म में दिया हुआ इन्होंने देख लो, H/2 कॉमन ले लो,
तो ये हो जाएगा b बाय h 6h होल स्क्वायर माइनस, आई होप ये आ करेक्ट, b स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और स्टेबिलिटी के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसको सॉल्व करोगे तो b बाय h। Just an example I have shown you over here कैसे डील करना। तो देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ यहाँ पे, रोलिंग एंड पिचिंग ऑफ शिप। जैसे ये शिप है, थोड़ा वियर्ड लग सकता है आपको, पर ठीक है, अभी के लिए मान। अब ये वाला जो मोशन होता है ना शिप का, इसे हम रोलिंग कहते हैं। तो जो ऐसे ऑसिलेट करती टिंग 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 टिंग, शिप को देखा होगा, और ऐसे वाले मोशन को हम पिचिंग कहते हैं। हमें एक अज्यूम करते हैं कि हम, अगर कोई डिसिपेशन नहीं है, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का एनालिसिस करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ रोलिंग ऑफ शिप, चलिए इसका टाइम पीरियड निकाल। तो आपको एसएचएम पढ़ाई रखा है तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेट्स से दैट ये शिप है आपकी, और ये मान लेते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा दोस्तों। ये मान लेते हैं B है आपका, B डैश है, ये G, ये वेट है, ये M, ये आपका GM हो गया ग्रेटर देन। ऐसे थीटा है, एक्चुअली में हमने क्या किया है इसे, अगर आप ऐसे देखो तो थीटा डिस्प्लेस किया है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थोड़ा सा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो ये थीटा होगा। और अगर आप देखोगे यहां पर आपका बॉयंट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, W और FB तो सेम ही होंगे आपके, करेक्ट। तो आप देखिए टॉर्क ऐसा है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज है और टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं यहां पर T इक्वल टू I अल्फा, where T is your restoring couple या restoring torque, तो हम लिख सकते हैं अल्फा को हम थीटा डबल डॉट लिख सकते हैं, तो T हो जाएगा आपका W इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा, एंड इट इज GM sin थीटा।
इक्वल टू माइनस आई थीटा डबल डॉट। माइनस क्यों लगाया समझ गए ना, क्योंकि टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा बोल दिया, टॉर्क का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। चलिए तो इसे आई थीटा डबल डॉट प्लस डब्ल्यू जी एम साइन थीटा करके अगर हम लिखते हैं, है ना, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज रफली इक्वल टू थीटा। इसको भी अब हम एक काम करते हैं, इक्वल टू थीटा डबल डॉट प्लस डब्ल्यू जी एम अपॉन आई थीटा इक्वल टू। शायद याद आया होगा आपको कि हमने जो इक्वेशन देखी थी वो देखी थी एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, राइट। यही हमने ड्राइव करी थी, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, जहां पर ये वाला जो पार्ट है डब्ल्यू जी एम अपॉन आई, ये आपका ओमेगा एन स्क्वायर। अब टाइम पीरियड क्या होगा आपका, 2 पाई अपॉन ओमेगा एन, उसको लिख सकते हैं अपन 2 पाई रूट आई अपॉन, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है। देखो, सेफ्टी के लिए आप हमेशा क्या चाहोगे, जीएम ग्रेटर देन 0 हो। दिस इज व्हाट इज मीन बाय सेफ्टी, जीएम ग्रेटर देन 0, करेक्ट। अब आप चाहोगे कि जीएम की वैल्यू बहुत लार्ज हो, तभी तो आपकी सेफ्टी ज्यादा होगी पैसेंजर की। ये पैसेंजर शिप है मान ली, तो पैसेंजर शिप में जब आप जीएम का वैल्यू लार्ज रखोगे तो उसका ये इंश्योर करेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम ही चाहिए। पता चला आपकी शिप अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो एक बार डिस्प्लेस हुई अपनी पोजीशन से तो पूरी शिप ही पलट जाएगी, तो वो तो हम चाहते ही नहीं है। मतलब शिप के अंदर हमेशा जीएम ग्रेटर देन 0 होता है, पॉइंट नंबर 1। अब जितना ज्यादा 0 होगा ग्रेटर देन, उतना सेफ आप होंगे। अब इसका कॉन्ट्ररी यहां पर एक देखने को मिलेगा आपको, अगर आपने जीएम ग्रेटर देन 0 कर दिया तो होगा ये कि आपका इसके कारण टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। टाइम पीरियड डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ, या इधर देख लीजिए आप, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मतलब ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो टाइम पीरियड डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि डिस्कंफर्ट बढ़ जाएगा। मतलब यहां पर अब बात आ गई है सेफ्टी वर्सेस कंफर्ट की। तो डिजाइन करते टाइम आपको शिप्स में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अगर जीएम बढ़ा दोगे सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अननेसेसरी रिक्वायर्ड नहीं है, तो डिस्कंफर्ट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपकी क्रूज में कोई पैसेंजर ट्रैवल ही नहीं करेगा, करेक्ट। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कंफर्ट की कॉस्ट पे सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर दें। तो जो वॉरशिप्स होती हैं बेसिकली, वहां पर तो सेफ्टी काफी ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि वहां पर सोल्जर्स के कंफर्ट को ध्यान में नहीं दिया जाता है। क्योंकि सोल्जर्स बेसिकली, ऑब्वियस ही बात है ना, कि जो लोग क्रूज पर आए हैं वो कंफर्ट के लिए आए हैं, और उन्हें डिस्कंफर्ट मिलेगा तो दे विल नेवर गो फॉर अ हॉलिडे ऑन अ क्रूज। और warships में there is a war going on and it means its application is something else. So वहां पर सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोल्जर्स की rather than comfort, बिकॉज उनको ट्रेन इस तरीके से किया जाता है। तो वहां पर जीएम की वैल्यू हाई रखी जाती है। तो इस तरह से जीएम की वैल्यू अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आप लोग डिजाइन कर सकते हो वॉरशिप्स और पैसेंजर शिप्स के बीच में। चलिए, तो दिस इज अबाउट योर सेकेंड चैप्टर का पार्ट 1। कल हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 मिनट आप रहिएगा। आप आज रात को अटेम्प्ट करना चाहें तो आज रात को अटेम्प्ट करिए। कल 9 to 11 हमारा क्लास है, ठीक है। कल 9 to 11 तो कोई इशू नहीं है ना टाइम में? टुमारो मॉर्निंग 9 to 11।
अच्छा एक चीज और बताते जाइए पैरेलली मुझे कि अगले वीक का स्केड्यूल सेम रखना है, मंडे थर्सडे ट्यूसडे, क्या बोलते हैं यार, क्या था आपका, थर्सडे सैटरडे संडे, थर्सडे सैटरडे संडे मॉर्निंग 8 to 10 एंड 9 to 11। कोई एग्जाम का इशू तो नहीं है कहीं पे भी? ओके। अगर हो भी, मान लीजिए कुछ चेंजेस आते भी हैं, तो मुझे थोड़ा 2-3 दिन पहले बताओगे तो मेरे लिए एडजस्टमेंट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये तो एक मेरा फेवरेट ही क्वेश्चन है। 2 मिनट रुकिएगा बस आप। एक तो ये ले लेते हैं। ये आ गया आपका VGT। ये क्वेश्चन है फिजिक्स ओलंपियाड का। ठीक है, दिस इज ऑफ फिजिक्स ओलंपियाड क्वेश्चन। ट्राई करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, 10th 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। और ये भी IIT जेई के लेवल का क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ दिया क्या है। अभी तक हम क्लास 11th ही पढ़ रहे हैं डियर, सही बताएं तो। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, बस कल के बाद से, नेक्स्ट वीक से आपका रियल फ्लूइड मैकेनिक्स चालू हो जाएगा, काइनेमैटिक्स, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो। Cylindrical object of outer diameter 10 centimeter and height this supported by vertical spring is half dipped। ठीक है, ये half dipped है यहाँ। अब आपको एक तो यहाँ पे elongation निकालना है। ओके, थैंक यू आशी। हाँ हाँ, एक मिनट दिखेगा। So this is one of the question I was talking about, which is your homework. This is your homework. This problem is from physics Olympiad। ठीक है, एक तो ये करिए आप अटेम्प्ट। दूसरा प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर आपको इलोंगेशन दिया हुआ है, इलोंगेशन निकालना है। तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ऑफ, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इक्विलिब्रियम में इलोंगेशन निकालना है। और दूसरा, इफ द बॉडी इज स्लाइटली डिप्रेस्ड, मतलब हमने इसको थोड़ा सा डिप्रेस किया इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से और छोड़ दिया, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। तो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड निकालना है। ये SC वर्मा का क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन जो है वो 11th क्लास के ही। मैंने अभी कुछ भी, इंजीनियरिंग में तो हम लोग एंट्री की। ठीक है गाइस, और अगर चाहते हो एक दो क्वेश्चन और अच्छे लेवल के प्रैक्टिस करना, आपके ऊपर है, मैं दे देता हूँ। ये दो तो मैं क्लास में सॉल्व करा दूंगा, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ कि मैं टाइम निकाल पाऊंगा, बट ठीक है, मैं आपको हेल्प तो कर ही देता हूँ। 2 मिनट और दे दीजिए तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। एक मिनट,
एक तो क्वेश्चन और देता हूँ आपको, अच्छे क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन और पेश कर दिया, मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट आपको। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। देखिए 2 क्वेश्चन और हैं। A steel ball floats in a vessel with a mercury. एक स्टील बॉल है जो फ्लोट कर रही है like this. How will the volume of the part of the ball submerged in the mercury change? How will the volume of the part of the ball submerged in the volume? मतलब they are talking about this volume will change if a layer of water completely covering the ball is poured about the mercury. So basically you have to explain over here that whether this V dash V will increase, decrease or remain same. This is again a question of physics Olympiad. Okay. Because most of you might be thinking that sir there is a water above, right? A layer of water added. So because of it इसके कारण क्या होगा, आपकी बॉल नीचे की तरफ डिप्रेस होगी। अब जब बॉल नीचे की तरफ डिप्रेस होगी तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स भी बढ़ेंगे, उससे कारण ये वापस से ऊपर की तरफ जाएगी। तो नेट इफेक्ट क्या आने वाला है उसका, वो आपको चेक करना है। तो अगेन अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ बैरोमीटर केप्ट इन एन एलिवेटर। बैरोमीटर आप जानते हैं क्या होता है? और ये एलिवेटर है। हमेशा यहाँ पर थोड़ा सा ये एलिवेटर। सो एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो a नॉट ऊपर की, और इसकी रीडिंग आ रही है 76 सेंटीमीटर। जब ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ था, तो यहाँ पे जो एयर है उसका प्रेशर क्या होगा?
ये क्वेश्चन समझ गए आप क्वेश्चन? ठीक है, इनफैक्ट एक मिनट अगर रुके हैं इसके काउंटर क्वेश्चन भी ठीक है। चलिए आप ये करिए। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज तो ठीक है टाइम हो चुका है क्योंकि यू हैव टू स्लीप। ओके, ये मैं शेयर कर दूंगा अभी 5-10 मिनट के अंदर आपको फाइल, ठीक है। बट आफ्टर दैट आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम। तो आज तो आप अपना समय ना बिगाड़िए इस पे, क्योंकि यू टेक योर गुड स्लीप एंड टुमारो बिकॉज यू हैव अ क्लास एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। बट आप कल का समय मतलब कल के क्लास के बाद नेक्स्ट वीक लीजिए, हम इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। चलिए मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, वी हैव टाइम।